नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी वर्षों में डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं सभी का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किशोरावस्था को गंभीर उतल फुतल की अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यानी कि मेंटल एज डिवाइडेड बाई करेंट एज इंटू 100 ये किसका सूत्र है? इस सूत्र से किसका मापन किया जाता है? तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है यानी आईक्यू का। किसका? आईक्यू का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो जब भी नए तरीके से किसी चीज को क्रिएट करना या फिर किसी भी चीज में नयापन दिखाना, ये क्या होता है? ये क्रिएटिविटी होता है, जिसे हिंदी में सृजनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज बोलते हैं इसे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता कहने का मतलब कि संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं, यानी कि मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं। संज्ञान का मतलब सीधे तौर पर आप समझ से समझ लीजिए या फिर किसी जानकारी को जानने के समझ में समझ लीजिए। तो जब भी बच्चा किसी नई जानकारी को जानेगा, समझेगा, यानी कि क्या कर रहा है, उसके बारे में वो अपनी एक समझ विकसित कर रहा है। तो जब बच्चे में ये समझ विकसित करने की कमी है तो बच्चे में किस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शारीरिक विकास पर। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये समझ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बच्चे के बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक विकास पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे जो मानसिक रूप से एक तरीके से विकृत बालक है, जरूरी नहीं है कि उनका शरीर भी विकृत हो सकता है कि उनका शरीर बिल्कुल सही से विकास कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है, शारीरिक रूप से कोई भी उसमें कमी नहीं है। ठीक है, इसके बाद से व्यावसायिक विकास तो होगा नहीं, समायोजन होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा बौद्धिक विकास में, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप उसके बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, आप समझने में कमी है, संज्ञानात्मक क्षमता में कमी है, तो आपका बौद्धिक विकास प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? परोक्ष यानी कि जो आपके सामने मूर्त अवस्था में नहीं है। तो जो भी चीज हमारे सामने मूर्त अवस्था में नहीं होती है उसके बारे में चिंतन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कल्पना बोलते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अभी आप अपने घर में या फिर कहीं पर भी बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में किसी घटना को लेकर के कोई चिंतन चल रहा है कि जब मैं मूवी देखने गया था तो हॉल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, यानी वो सिचुएशन आपके सामने परोक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? देखिए, गत अनुभव यानी कि जो हमारे पास पहले से अनुभव है उनका प्रयोग करके, उनका सही से समायोजित करके हम नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीके से थिंकिंग कर रहे हैं, इसी को चिंतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? समायोजन यानी कि एडजस्ट करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी विभिन्न परिस्थितियों में? तो देखिए, बहुत अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। मान लीजिए कि एक खुशनुमा माहौल है, वहां पर जाकर के आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं दुख का माहौल है, वहां पर भी जाकर के आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। यानी कि अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, कहीं पर खुशी का माहौल, कहीं पर दुख का माहौल, कहीं पर बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन, तो उन सब में जाकर के आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पर भी दुख का माहौल है या फिर खुशी का माहौल है या फिर नॉर्मल माहौल है, तो वहां पर क्या है, वो
ये सब खुश, दुखी, ये सभी क्या चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में समायोजन करना ये सीधे तौर पर हमारे संवेग से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक विकास इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर समय है कि समय के साथ बच्चा कितना सीख रहा है, और यहाँ पर सीखना यानी कि अधिगम हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचा जाएगा, यहाँ पर समय या फिर प्रयास होता है। क्यों? क्योंकि अधिगम का परिभाषा ही ये कहता है कि हमारे प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। यानी कि समय या फिर प्रयास यहां पर हो सकता है। अब यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि बच्चा प्रयास किया और अधिगम उसका इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, और एक ऐसा सिचुएशन आता है जब बच्चा प्रयास करता है तो भी वो कुछ नया नहीं सीख पाता है, तो उसे हम लोग अधिगम का पठार बोलते हैं, जो कि ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस ग्राफ को क्या कहते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसे अधिगम वक्र बोलते हैं। अधिगम वक्र यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए, पठार वक्र नहीं होता है, पठार सिर्फ इस पार्ट को कहते हैं। हमसे पूछा गया है कि सीखने की मात्रा यानी अधिगम और समय यानी कि यहां पर ये इन दोनों के बीच के ग्राफ को अधिगम वक्र बोलते हैं, और पठार वक्र सिर्फ इस ग्राफ के इस पार्ट को बोलते हैं जब बच्चा प्रयास करने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो पठार वक्र जो है वो अधिगम वक्र के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल को हम लोग अधिगम वक्र बोलते हैं, इसलिए ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकल्प दिया गया है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, जैसे थॉर्नडाइक ने जो सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे, पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब बच्चा किसी कार्य को करेगा और उस कार्य को करने के दौरान अगर उसको पॉजिटिव कुछ रीइंफोर्समेंट मिला या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसको मिली, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। जैसे कि आप क्या करते हैं कि बच्चा कुछ काम कर रहा है, आप उसको शाबाशी दिए, तो शाबाशी उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया, उसके लिए पुनर्बलन का काम किया। अब वो उसे ये लगेगा कि ये काम करने से मुझे शाबाशी मिल रही है, तो वो काम बार बार करना चाहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक्टिविटी बच्चा कर रहा है और उसने कुछ सामान तोड़ दिया, उस दौरान आपने उसे डांट दिया, तो अब क्या बच्चे को लगेगा कि इस काम से मुझे कहीं ना कहीं डांट पड़ सकती है, यानी निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, जो कि नकारात्मक पुनर्बलन होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा उस काम को अब दोहराना नहीं चाहेगा। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब किसी बच्चे को एक काम करने के लिए कुछ शाबाशी या फिर किसी भी प्रकार का धनात्मक उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो वो उस काम को बार बार करना चाहेगा, और अगर नकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो उस काम को दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो ये होता है प्रभाव का नियम। तो ये तो प्रश्न में हमसे पूछा नहीं गया, क्योंकि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो पहले ही काट दीजिए। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने इसमें यह बताया था कि किसी भी सीखी हुई चीज को जब बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो वो चीज उसके लिए स्थायी हो जाती है। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी के दौरान चीज़ों का रिवीजन करना छोड़ दे, यानी बार बार अभ्यास ना करें, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। यानी कि आपने सीख लिया था वो चीज़, लेकिन अभ्यास की कमी की वजह से वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं अभ्यास का नियम। यानी कि किसी भी चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को स्थायी बनाने के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम करने के लिए अभ्यास जरूरी है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में तत्परता की बात की गई है। एक ही विकल्प बचा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि बच्चा जब खुद से इंटरनली मोटिवेट होगा, तत्पर होगा चीजों को सीखने के लिए, तभी आप उसको सिखा सकते हैं या फिर वो अधिगम अर्थपूर्ण कर सकता है। यानी कि जब बच्चा खुद से तैयार होगा पढ़ने के लिए, तभी आप उसको पढ़ा सकते हैं। आप उसको जबरदस्ती मार करके, पीट करके नहीं पढ़ा सकते। यही होता है तत्परता का नियम, कि यानी बच्चा जब मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से तैयार होता है, तब वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर तत्परता का नियम बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? संपूर्ण परिस्थिति यानी कि पूरा जो सिचुएशन है उसके आंख के सामने एक साथ वो देखेगा, तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ये किसने कहा था? ये गेस्टाल्टवादियों ने कहा था। आपने देखा होगा कि कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, सुल्तान नाम चिंपैंजी पर, जिसे उन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और पिंजड़े के बाहर एक केला रखा हुआ था, तो उसकी पिंजड़े में छड़ी थी, उस छड़ी का प्रयोग करके उसने केले को प्राप्त कर लिया। और दूसरे प्रयोग में उन्होंने पिंजड़े में ही ऊपर केले को टांग दिया था और मेज रखा हुआ था। तो पूरी परिस्थिति को देखने के बाद से जो
सुल्तान नामक चिंपैंजी था, वो क्या किया कि मेज पर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया। यानी कि पूरे सिचुएशन को देख करके और उस समस्या का हल निकालना, ये गेस्टाल्टवादियों ने कहा था, कोहलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, क्योंकि कोहलर का जो सिद्धांत है उसे क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्पों की अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला दिया गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, तो ये थॉर्नडाइक का नियम है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे गलती करते हैं फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग बात करें संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो ये पावलोव का सिद्धांत है। इसमें उन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था कि कुत्ते को जब खाना दिया जाता था तो वो लार टपकाने लगता था, लेकिन बार बार वो कुत्ते को खाना देने से पहले एक घंटी बजाते थे, तो कुत्ते को ये लगा कि घंटी बजने के साथ मुझे खाना मिलती ही है। यानी कुछ समय बाद जब यही प्रक्रिया बार बार दोहराया गया तो कुत्ते को बिना खाना दिए ही कुत्ता केवल घंटी की आवाज सुन करके लार टपकाने लगा। यानी कि जो यहां पर एक्चुअल स्टिमुलस था यानी उद्दीपक था खाना, उसको पावलोव ने किससे रिप्लेस कर दिया, उस घंटी से रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो खाना था उसको संबंधित कर दिया उस घंटी से, इसीलिए इसे संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुकरण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि बच्चा दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, इस संबंध में यह कहा गया है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है, पूरी परिस्थिति को प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है, जो कि सूझ का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है क्या कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए भूख लगना यह भी एक प्रेरक है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा उद्दीपक जो कि किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरक बोलेंगे। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं भोजन के लिए। अगर किसी को भूख ना लगे तो रोजी रोटी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग रोजी रोटी या फिर कोई भी काम, कोई भी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छे पोस्ट पर चयनित हो जाए और आपकी आजीविका का साधन हो जाए। यानी कि आप किस लिए कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहे हैं। तो भूख जो है वो आपको प्रेरित कर रही है पढ़ाई करने के लिए, तो भूख जो है वो भी एक तरीके से प्रेरक है। अब यहां पर कुछ प्रेरक ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं, जैसे कि भूख। अब ऐसा नहीं है कि आप समाज में आए तब आपको भूख लगी, नहीं, जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन से आपको भूख लग रही है, यानी कि यह जन्मजात प्रेरक के तौर पर जाना जाएगा। और दूसरा प्रेरक होता है अर्जित प्रेरक, जिसे बच्चा अपने प्रयास से अर्जित करता है। अब अपनी भूख को मिटाने के लिए कई लोग चोरी करते हैं और कई लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए चोरी ना करके मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेहनत से पैसा कमाना यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, तो हम लोग उस प्रतिष्ठा के लिए कहीं ना कहीं चोरी करना या फिर गलत काम करने से दूर हटते हैं और मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि वो प्रेरक जो प्रयासों से एक तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। और जो बिना प्रयास के हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका जन्मजात प्रेरक। ठीक है, तो हमारा अर्जित प्रेरक यहां पर होगा, क्योंकि प्रयास के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसमें आती हैं। ध्यान से समझिएगा, अधिगम का मतलब सीखना। जैसे कि मैं मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये मैंने मान लीजिए आपको एक नियम बता दिया, तो ये आपने नियम सीख लिया, तो इसे हम लोग अधिगम बोलेंगे। उसके बाद से धारण, अब आपने जो कुछ भी सीखा वो आपके माइंड में जाकर के सेव होता है। जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने स्कीमा की बात की गई है कि यानी कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो उसके माइंड में एक फोल्डर के तौर पर सेव होता चला जाता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो अलग अलग फाइल का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, MP3 का अलग, वीडियो क्लिप्स का अलग, उसके अलावा GIF फाइल का अलग फोल्डर बन जाता है। तो ये सब उनके एक्सटेंशन के हिसाब से होता है कि किस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, और अलग अलग सूचनाओं को कैटेगराइज करके आपका मोबाइल उसी फोल्डर में उसे सेव करता चला जाता है। तो इसे ही बोलते हैं धारण करना, यानी कि स्टोर करके रखना। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा या फिर सीख लिया वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, तभी तो जरूरत लगने पर आप उससे प्राप्त करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने कुछ चीज सीख ली और आपके माइंड में अगर वो नहीं सेव हुआ और बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप उसको थोड़ी रिकॉल कर पाएंगे। यानी कि आप उन्हीं चीजों को रिकॉल कर पाते हैं जो कि आपके माइंड में सेव होता है, इसी को धारण बोलते हैं। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का मतलब रिकॉल करना। अब मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो कि आपने सीख लिया, उसके बाद से आपके माइंड में सेव भी हो गया। अब मान लीजिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका ये कोण
60 अंश का है, ये कोण मान लीजिए कि 80 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? अगर मैंने आपसे पूछा तो आप इस प्रश्न का जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको ये प्रश्न आपके माइंड में सेव होगा और आप इस प्रमेय का यूज कर पाएंगे कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग चूंकि 180 अंश होता है, तो दो कोणों को जोड़ करके 180 अंश में से घटा देंगे तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया था, जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल करना यानी पुनः से यूज करने के लिए इस्तेमाल करना, इसे ही पुनः स्मरण बोलते हैं। यानी कि जो कुछ आपने सीखा वो आपके माइंड में सेव हुआ और जरूरत पड़ने पर फिर से आप उसे रिकॉल कर पाए यानी पुनः स्मरण कर पाए। ठीक है। और कहा जा रहा है पहचान। अब देखिए पहचान का मतलब क्या हो गया, हम लोग एक दूसरे व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं? जैसे कि हमने किसी को देखा, उसकी एक इमेज का फोल्डर हमारे माइंड में बन गया और वो माइंड में जाकर के सेव हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति का ये नाम है और उसकी आइडेंटिटी हमारे माइंड में छप जाती है। अब अगली बार जब हम उस बंदे को देखेंगे तो हमारा माइंड उन सभी फोल्डर्स से कंपैरिजन करता है कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है या फिर क्या हम इसको जानते हैं। तो आपका माइंड उसको कैलकुलेट करता रहता है कि हाँ इस बंदे को हमने देखा है या नहीं। और जब आपके माइंड में उस स्कीमा से यानी उस फोल्डर से जब मैच हो जाता है तो आपका माइंड आपको सिग्नल भेजता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति है या फिर इनका नाम ये है। तो ये सब कैसे हो रहा है? आपके माइंड में जो स्कीमा सेव था, फोल्डर जो सेव था, उससे कंपैरिजन करके हो रहा है। यानी कि ये सब किसका पार्ट है? ये सब मेमोरी का पार्ट है। आपके माइंड में जो चीज़ें सेव थी उसका पार्ट है। तो पहचान भी किसका पार्ट हो गया? देखिए ध्यान नहीं होगा, कल्पना नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, ये सब स्मृति का पार्ट है, स्टोरेज का पार्ट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक सीरीज मैंने लिखा 1, 10, 5, 8, 9, 3 और 7। तो इसको सबसे पहले आप लोग बढ़ते हुए क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में पहले व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए पहले सबसे छोटा 1 हो गया, उसके बाद से 3 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, उसके बाद से 7 हो गया, उसके बाद से 8 हो गया, उसके बाद से 9 हो गया और अंत में 10 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब हमें ये बोला जा रहा है कि किसी दी गई प्रदत्त यानी कि सीरीज में 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए 1 भाग ये हो गया और 1 भाग ये हो गया। देखिए 3 अंक इधर और 3 अंक इधर, इन दोनों को ये वाला अंक बराबर भागों में बांट रहा है। वहीं हमसे बोला जा रहा है कि वह प्राप्तांक जो दी गई सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है उस अंक को क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, यानी मध्य का अंक, मध्य का अंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बहुलक तो आप जानते ही हैं, बहुलक क्या होता है कि जो किसी सीरीज में सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। समांतर माध्य आप जानते हैं, सबको जोड़ करके दी गई संख्या से भाग दे देते हैं, यानी टोटल नंबर से भाग दे देते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, माध्यिका इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी है? तो देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जोन्स के अनुसार तो शैशवावस्था की आयु उन्होंने 0 से 5 वर्ष बताया है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष। कई जगह आपको 0 से 6 वर्ष भी मिलेगा। यही संस्था यानी पीएनपी जो कि पहले यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करती थी, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि पिछले वर्षों में जब ये प्रश्न पूछा गया था कि शैशवावस्था की एज क्या होती है, तो कई बार 0 से 6 वर्ष को सही माना है। और अभी हाल ही में यूपी टेट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें उन्होंने 0 से 2 साल को सही मान लिया और 0 से 6 साल को गलत मान लिया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में 0 से 2 साल लिखा गया शैशवावस्था को। तो ये डिपेंड करेगा कि आयोग किसको सही मानता है। हालांकि आयोग खुद कंफ्यूज है इस प्रश्न को लेकर के, इसलिए ये विवादित प्रश्न है। जब तक आपको कोई स्पेसिफिक नाम ना दिया जाए कि पर्टिकुलर किस मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पूछा जा रहा है, तब तक ये संशय बरकरार रहेगा। एनसीईआरटी में आपका 0 से 2 साल दिया गया और डीएलएड की पुस्तकों में 0 से 5 साल और कई जगह 0 से 6 साल भी दिया गया है। ठीक है, तो ये एक विवादित प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय अगर शिशुओं की बात करें तो इनमें भय, क्रोध और स्नेह, 3 केवल संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय। भय और स्नेह और क्रोध। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? भय, स्नेह और क्रोध। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें थॉर्नडाइक ने यह बताया था कि बुद्धि जो है वो विभिन्न कारकों का मिश्रण होता है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं
और उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो ये होता है बहुकारक का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। उत्तर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या होता है कि ऐसा व्यक्तित्व रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो आत्म केंद्रित होता है, चिंतनशील होता है और एकाग्र प्रिय रहता है। यानी कि वह अपने में ही स्वलीन रहता है, वो समाज में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता या फिर समाज में बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, यानी अपने तक सीमित रहना अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इस व्यक्तित्व के लक्षण स्वभाव, आदत, अभिवृत्ति आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती है, इसीलिए इसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितनी होती है? प्रश्न पूछा गया है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक के लिए, तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है। ठीक है, 90 से लेकर के 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होगी उन्हें सामान्य बौद्धिक स्तर का बालक कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है? टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया हमसे पूछा जा रहा है। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने किया है। उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और अगर जोड़े में पूछे तो टोटल जोड़े 23 होते हैं। ठीक है, हमसे केवल पूछा गया कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 46। और अगर जोड़े में पूछता तो आप इसका उत्तर 46 भी लिख सकते हैं या फिर 23 जोड़े लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर होना। ठीक है, ट्रांसफर होना यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना। किसके लिए? सीखने के लिए। ध्यान से समझिएगा, सीखना क्या होता है? इसे अधिगम बोलते हैं, यानी कि किसी एक परिस्थिति में सीखी गई संप्रत्यय को दूसरी परिस्थिति में यूज करना, इसे ही हम लोग बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण या फिर सीखने का स्थानांतरण। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे बोला कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये प्रमेय आपने सीख लिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक परिस्थिति में आपने सीख लिया। अब अगर दूसरी परिस्थिति में मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसमें ये 40 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है, तो योग कोण कितने अंश का होगा? तो आपने इस परिस्थिति में सीखा हुआ था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब दूसरी परिस्थिति में मैंने जब आपसे प्रश्न पूछा, अगर आप पहली सीखी हुई परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए दूसरी परिस्थिति के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। यानी कि जो आपने अधिगम कर लिया था उसे आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं दूसरी चीजों को सीखने में। यानी कि यही बोला जाता है कि सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? किसी एक परिस्थिति में सीखी गई योग्यता का दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण या फिर अधिगम का स्थानांतरण। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए बालक है तो तुरंत जन्म लेते ही वो चलने नहीं लगेगा। बालक है, जन्म लेते ही वो तुरंत दौड़ने नहीं लगेगा। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो हैं वो उस समय एक तरीके से मैच्योर नहीं रहती हैं, परिपक्व नहीं रहती हैं। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, यह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित समय के बाद जब वो 9 महीने का होगा, 10 महीने का होगा, लगभग 1 साल के आसपास, वो धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ा होना सीखता है। यानी कि जब वो उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तब वो इन चीज़ों को कर पाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। उत्तर हो जाएगा परिपक्वता। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? वैयक्तिक यानी कि जो इंडिविजुअल लिया जा रहा है उसका बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है, और सामूहिक यानी कि ग्रुप में, समूहों में बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है। तो दोनों में मुख्य अंतर यही है कि ये व्यक्तिगत होता है और ये सामूहिक होता है। और इसके अलावा दूसरा अंतर आप ये लिख सकते थे कि वैयक्तिक जो बुद्धि परीक्षण होता है वो विशिष्ट लक्षणों के आधार पर होगा, यानी कि ये एक तरीके से प्रोफेशनल तौर पर होता है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनली दे रहे हैं, तो आप प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, तो जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है वो प्रशिक्षित होता है, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो सामान्य योग्यता वाले लोगों के लिए परीक्षण होता है।
ठीक है, ग्रुप में कई लोगों का एक साथ परीक्षण कर लिया जाता है, यानी सामान्य लोगों का जो कि खास पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही अंतर आपको लिखना था। बात करेंगे ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 26 की। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो ये जो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था वो कुत्ते पर किया था। उन्होंने कुत्ते को एक पिंजड़े में बांध दिया और उन्होंने क्या किया कि जब बच्चे कुत्ते को भूख लगती थी तो खाना वो लेकर के जाते थे। खाना को देख करके वो कुत्ता क्या करता था, लार टपकाने लगता था। धीरे धीरे वो खाना के साथ साथ एक घंटी बजाने लगे और लगातार यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाने लगी। एक समय ऐसा आया कि कुत्ते को खाना ना दे करके केवल घंटी बजाने मात्र से कुत्ता मुंह से लार टपकाने लगा। यानी कि जो खाना, जो स्टिमुलस था, जो उद्दीपक था, उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? उस घंटी से रिप्लेस कर दिया। इसीलिए इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो हमसे ये पूछा गया था कि पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्ते के ऊपर किया था। उत्तर हो जाएगा कुत्ते के ऊपर। अगला प्रश्न पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो देखिए, इन्होंने जो अपना अधिगम का नियम दिया है वो दो प्रकार के अधिगम के नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा अधिगम के गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम बताए हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम के अंतर्गत उन्होंने 5 नियम बताए हैं। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, चौथा सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो आपको इसमें यही लिखना था कि इन्होंने 2 नियम बताए हैं, पहला मुख्य और दूसरा गौड़। और मुख्य में आप तीनों नियम लिख सकते थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इतना भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि केवल 1 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा? अर्जित अभिप्रेरणा, अर्जित यानी कि जो समाज से लोग अर्जित करते हैं अपने प्रयासों के माध्यम से, और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, यानी कि कौन सा चारों में से ऐसा मोटिवेशन है जो कि लोग जो हैं, बच्चे जो है वो समाज से अर्जित करते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया प्यास, भूख और निद्रा। जब बच्चा पहली बार परिवार में जन्म लेता है, उसी समय, जन्म के समय ही उसको प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है और निद्रा यानी नींद आने लगता है। लेकिन अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो उस समय बच्चे प्रतिष्ठा से अनभिज्ञ रहते हैं। प्रतिष्ठा क्या होता है कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तब वो समझेगा कि हाँ, समाज में हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक अपनी अलग एक छवि बनानी है, अपनी एक प्रतिष्ठा बनानी है। और ये धीरे धीरे जब वो समाज में रहने लगता है तब वो समझता है, और इसीलिए वो किसी गलत काम को करने से बचता है ताकि समाज में उसकी एक तरीके से प्रतिष्ठा बनी रहे। समाज गलत काम करने से बचता है और अच्छे कामों को करता है ताकि समाज उसकी सराहना करे। तो ये सभी अच्छे काम करना वो कैसे करेगा? प्रयास के माध्यम से करेगा। और प्रयास के माध्यम से जो मोटिवेशन अर्जित की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जित मोटिवेशन बोलते हैं। तो अर्जित मोटिवेशन के अंतर्गत क्या आएगा? प्रतिष्ठा आएगा। बाकी के जो यहां पर देखिए प्यास, भूख और निद्रा दी गई है, ये अर्जित नहीं होती है बल्कि जन्मजात मोटिवेशन होता है, क्योंकि जन्म से ही ये बच्चे में होता है प्यास, भूख और निद्रा। लेकिन प्रतिष्ठा जो होता है वो बच्चा अपने प्रयास से अर्जित करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा जो हो जाएगा वो अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखी गई सामग्री का पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाता? पुनः स्मरण को क्या बोलते हैं? रिकॉल बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ आपने सीख लिया है वो आपके माइंड में जाकर के सेव हो जाता है। अब जरूरत पड़ने पर हम लोग उसको रिकॉल करते हैं और आपके माइंड में जो चीज़ें सेव होती हैं वो आपके कॉन्शस माइंड में आ जाती हैं। अब एक परिस्थिति ऐसा हुआ कि आपने वो चीज़ें सीख ली थी, वो कॉन्सेप्ट सीख लिया था, आपके माइंड में जाकर के सेव भी हो गया। लेकिन चूंकि थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो चीज़ों को आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो आपने उस सीखी हुई कॉन्सेप्ट को मान लीजिए रिवीजन नहीं किया तो वो आपके माइंड से धीरे धीरे स्किप हो जाता है, और अब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, यानी पुनः याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके माइंड में नहीं आ पाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग विस्मृति बोलते हैं, जिसे भूलना भी बोलते हैं, या फिर इसी को फॉरगेटिंग बोलेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, आपके सिलेबस में विस्मृति लिखा गया है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मृति इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं। देखिए, आप बचपन में जिस दोस्तों के साथ पढ़े होंगे, आज
कक्षा 1 में जब जिस दोस्त के साथ पढ़े होंगे, तो आज अगर आपके अचानक वो आ जाए तो कई बार क्या होता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और कई बार ऐसा लगता है यार इसको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कौन है। तो इसे ही बोलते हैं कि प्रयास करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं उस चीज को रिकॉल करने में, तो इसे ही हम लोग फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी भूलना बोलते हैं, विस्मृति बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। मान लीजिए यहां पर एक मैं सीरीज लिख रहा हूं, 1 5 3 9 5 7 8 5 2 5। तो इसमें जो सबसे, देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो देखिए 5 सबसे अधिक बार आया है, 5 सबसे अधिक बार आया है। तो जो संख्या किसी दी गई सीरीज में सबसे अधिक बार आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला यानी कि 31वां प्रश्न पूछा गया था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना का विकास विस्तार से समझाइए। तो सामाजिक भावना बच्चों में किस प्रकार से विकसित होता है, तो क्रो ने यह बताया था कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वह सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है, जैसे कि 1 महीने में ध्वनियों में अंतर करना, 2 महीनों में माँ को पहचानना और माँ को देख करके मुस्कुराने लगता है, फिर 3 महीने में हंसना सीखता है ध्वनियों की दिशा में देख करके, 4 महीने में परिवार के सदस्यों को देख करके मुस्कुराना सीख जाता है। तो ये सभी धीरे धीरे परिवार में रहते रहते उसमें सामाजिकता का विकास होता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में आप लिख सकते हैं कि इस अवस्था में बालक अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक घर से बाहर निकलता है और बाहरी वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से और सामाजिक अनुमोदन यानी सोशल अप्रूवल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। देखते होंगे कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे समाज उसकी तारीफ करे। जैसे बच्चा बहुत लालायित रहता है कि स्कूल में उसको वेरी गुड मिल जाए, बहुत लालायित रहता है कि कोई उसको कह दे कि कितना अच्छा लड़का है, तो इसी को बोलते हैं सामाजिक अनुमोदन। तो इसके लिए वह बहुत ज़्यादा तत्पर रहता है और बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। इसके अलावा वो सहयोग की भावना उसमें विकसित हो जाती है, मित्रता, क्योंकि विद्यालय जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है समाजीकरण के अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के मित्र बनाएगा। ठीक है, इसके बाद से अहम भावना यानी कि ईगो सेंट्रिक बिहेवियर उसमें डेवलप होता है और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे और पूर्वाग्रह उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगता है। इसी प्रकार से अगर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में उन पर मित्रों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि घर में अगर माता पिता के द्वारा कुछ सुझाव दिया जाएगा, अच्छा भी सुझाव दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके दोस्त कुछ अलग सुझाव दे रहे हैं तो वो दोस्तों को ज़्यादा तवज्जो देता है। इसलिए ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें बालक समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके अलावा नेतृत्व की भावना उसमें विकसित होती है, लिंग संबंधी चेतना उसमें विकसित होने लगती है। अभी तक बच्चा क्या था कि अपने विपरीत लिंग के प्रति उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता था, लेकिन इस अवस्था में किशोरावस्था में जाकर के बच्चा अपने विपरीत लिंग के प्रति धीरे धीरे अट्रैक्शन महसूस करने लगता है। इसके अलावा विद्रोह की भावना होती है, जब भी उसके विद्यालय में या फिर उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसको बांधने की कोशिश की जाएगी, यानी कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की जाएगी, तो बच्चा विद्रोह करने के लिए भी तैयार हो जाता है किशोरावस्था में। इसके अलावा व्यवसाय चयन, क्योंकि बच्चा जब 12वीं में होगा तो उस दौरान बच्चा अपने व्यवसाय का चयन करने के लिए स्ट्रीम चुन रहा होगा, तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें व्यवसाय चयन पर भी फोकस करने लगता है बच्चा और सामाजिक रुचि यानी कि सामाजिक समारोहों में, पार्टियों में और त्योहारों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगता है। तो ये जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का सामाजिकरण, भावना का विकास किस प्रकार से होता है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, इस पर समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। देखिए वंशानुक्रम का मतलब क्या हो गया कि हेरिडिटी, यानी कि बच्चे अपने माता पिता से जो उनको गुण ट्रांसफ़र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज उनमें ट्रांसफ़र हो रही है, उसे वंशानुक्रम बोलेंगे। और वातावरण क्या हो गया, बच्चे का परिवेश, उसका इन्वायरमेंट। अब बच्चे का जो भी विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, वो उसके हेरिडिटी के साथ साथ उसके वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बीज है, उत्तम किस्म का बीज है, यानी कि
जो पहले के पौधे थे बहुत अच्छे किस्म के थे, और उस अच्छा होने की जो प्रॉपर्टी है, अच्छे बीज की जो प्रॉपर्टी है, उस बीज में ट्रांसफर हो गया, यानी ये वंशानुक्रम हो गया। ठीक है, वो बीज अच्छे किस्म का, ये उसका वंशानुक्रम हो गया। अब उस बीज को बोया गया और उस साल मान लीजिए बारिश नहीं हुई। बारिश क्या है? बारिश वातावरण का पार्ट है। तो भले ही वंशानुक्रम यानी बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वातावरण यानी बारिश की अनुपस्थिति में फसल अच्छी नहीं होगी। यानी कि वातावरण भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा बीज यानी वंशानुक्रम भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका दूसरा कंडीशन समझ लीजिए। मान लीजिए कि बारिश बहुत अच्छा हुई लेकिन बीज उत्तम किस्म का नहीं था, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बारिश ही के साथ साथ बीज का उत्तम किस्म होना भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों के प्रेजेंस में ही बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यानी कि बच्चे का वंशानुक्रम और उसका वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चे का किसी भी प्रकार का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझा करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के पठार के कारण व उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले जानिए सीखने का पठार किसे कहते हैं। तो बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। तो मान लीजिए ये बच्चे का प्रयास हो गया या फिर समय हो गया, क्योंकि प्रयास करेगा तो उसमें समय भी लगेगा, यानी कि समय या फिर प्रयास के बीच में और अधिगम के बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है, तो इसे बोलते हैं अधिगम वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम वक्र बोलते हैं। अब मान लीजिए बच्चा प्रयास कर रहा है और उसका अधिगम भी हो रहा है, तो इस प्रकार से लाइन चलेगी। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब बच्चा कितना भी प्रयास कर ले, देखिए यहाँ पर प्रयास तो बढ़ रहा है, प्रयास बढ़ रहा है, देखिए ये प्रयास यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्रयास बढ़ रहा है, लेकिन अधिगम बिल्कुल कांस्टेंट है, देखिए यहीं पर रुका हुआ है। तो ये वाली जो स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, जिसमें प्रयास करने के बावजूद भी यानी कि समय के साथ बच्चा कुछ नया नहीं सीख पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार। इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार या फिर सीखने का पठार। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या होता है। तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि कार्यों की जटिलता। मान लीजिए कि बच्चे की मानसिक स्थिति प्राइमरी स्तर के बच्चे के लिए जो मानसिक स्थिति है उससे ज़्यादा हार्ड हम बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी बच्चा मेंटली उसके लिए तैयार ही नहीं है, उस जटिल प्रश्न के लिए तैयार नहीं है, तो वो कैसे सीख सकता है? तो जब वो सीख नहीं सकता तो जाहिर सी बात है वो सीखने का पठार उसमें आएगा। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? सीखने की अनुचित विधि। अब देखिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ये कहती है कि बच्चों को खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सिखाना है। अब मान लीजिए कि हायर क्लासेज के तहत जिस प्रकार से पीजी में, यूजी में लेक्चरर होते हैं, आपको आकर के लेक्चर देकर के चले जाते हैं, अगर आप प्राइमरी में करेंगे तो बच्चे के लिए वो अनुचित विधि है, उसके माइंड के लिए वो एप्रोप्रिएट नहीं है कि वो लेक्चर केवल सुन करके समझ जाएगा। तो इसलिए अनुचित विधियां जो होती हैं उसके वजह से भी बच्चे में सीखने का पठार होता है। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हैं शारीरिक सीमा। मान लीजिए बच्चा बहुत थका हुआ है, आप कहीं से आ रहे हैं, मान लीजिए बहुत थके हैं, शारीरिक थकावट बहुत ज़्यादा है, और आपको कोई पढ़ने के लिए बोले या फिर आप खुद किताब लेकर के बैठे, तो क्या उस समय आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रही है आपको कि आप कुछ नया सीखें। तो बॉडी का जो थकान है इसकी वजह से भी सीखने का पठार आता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रेरणा की सीमा। देखिए थार्नडाइक ने बताया था कि बच्चा जब खुद से तत्पर रहेगा तभी वो सीख सकता है, क्योंकि जब वो खुद से तत्पर रहेगा तो कार्यों को करने में रुचि लेगा, और रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है। यानी कि जब खुद तत्पर रहेगा तभी सीख सकता है, जबरदस्ती उसको मार पीट करके नहीं सिखाया जा सकता है। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की उसमें कमी है, इस सिचुएशन में भी उसमें सीखने का पठार देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुरानी आदतों का नवीन आदतों से संघर्ष। मान लीजिए बच्चे ने कोई एक कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे ने कोई एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट उस बच्चे का विरोध करती है नए कॉन्सेप्ट को सीखने के दौरान। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, किसी एक बच्चे ने किसी दूसरे तरीके से जोड़ करना सीखा है। मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, तो आप उसको बता रहे हैं कि बेटा उंगलियों पर गिनो, और स्कूल में बताया गया कि बेटा 2 + 2 करने के लिए क्या होता है, पहले 2 लाइन खींचो, फिर ये 2 लाइन खींचो और इनको आपस में दोनों को मिला दो, यानी 4 लाइन हो जाएगा, और इसके बाद से इसको गिन लो, ये 2 + 2 का वैल्यू हो गया। और मान लीजिए आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा उंगलियों पर गिनो, पहले 1 2 फिर उसके आगे 2 गिनो और सबको गिन लो। तो यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग विधियाँ प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए जोड़ सिखाने के लिए। तो पहले जो विधि बच्चा सीखेगा वो दूसरी विधि सीखने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यही बोला जाता है कि पुरानी आदतों व नवीन आदतों में संघर्ष। ठीक है, तो आप प्राइमरी स्तर के बच्चों में देखिएगा, स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, तो वो घर पर आकर के अगर आप दूसरे मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा नहीं पापा, या फिर नहीं अंकल, ना, या फिर नहीं जो भी आपके रिलेशन में हो, कि ऐसे होता है, मैडम ने ऐसे बताया है। तो ये
जो चीज़ पुरानी आदत है, यानी जिस तरीके से उसने सीखा था, नया तरीका अगर आप उसको सिखाएंगे तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और प्रॉब्लम होगा यानी कि वो सीख नहीं पाएगा, यानी कि अधिगम का पठार आएगा। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं कि जटिल कार्यों के मात्र एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से भी अधिगम का पठार होता है। तो ये प्रमुख कारण हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि इस सीखने के पठार को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो दूर करने का उपाय क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला ये हो सकता है कि सीखने की क्रिया में एक क्रम होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बच्चे को हार्ड वाला दे दें, पहले आप सरल से जटिल की ओर आपने शिक्षण विधि पढ़ी होगी, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से पहले सरल, उसके बाद से धीरे धीरे क्रम बढ़ाते जाएंगे, यानी कठिन तक हम लोग जाएंगे, डायरेक्टली कठिन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद आराम दिया जाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि लगातार अगर बच्चा वही चीज कर रहा है तो भी वो उससे बोर होने लगता है, और जहां पर भी बच्चा बोर हुआ वहां पर अधिगम का पठार आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अधिगम की रोचक और सर्वोत्तम विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, उसी विधि से जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट की वजह से वो चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। ठीक है, इससे अधिगम का पठार आने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं अधिगम करने वाले को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, यानी उसको बच्चे को मोटिवेट करना ये भी टीचर का काम है। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें रुचि नहीं लेगा, और रुचि नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है अधिगम का पठार आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था भी करना टीचर का ही काम है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके माध्यम से बच्चे में जो सीखने का पठार है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। तो पावलोव का संबद्ध का मतलब क्या होता है, किसी से एसोसिएट करना। संबद्ध प्रतिक्रिया की बात की गई है। देखिए पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत क्या था, एस आर थियरी था। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हम लोग हिंदी में उद्दीपक बोलते हैं और रिस्पॉन्स को हम लोग प्रतिक्रिया बोलते हैं। अब उद्दीपक और प्रतिक्रिया क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए कोई भी एक ऐसी घटना जो कि आपको कुछ काम करने के लिए या फिर किसी एक्शन के लिए प्रेरित करे तो उसे हम लोग उद्दीपक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अचानक से आपकी आंख पर तेज रोशनी आई, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप आंखों की पलकों को झपका देते हैं, यानी आंख बंद कर लेते हैं। तो यहां पर तेज रोशनी आपके लिए आंख बंद करने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर रही है। तो जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी गतिविधि या फिर जो भी घटना आपको किसी काम के लिए प्रेरित करती है वो उद्दीपक हो जाती है, यानी कि तेज लाइट जो है यहां पर उद्दीपक हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, और आपकी आंखों का झपकाना, पलकों का झपकाना, ये आपकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखिएगा। अब बोला गया था कि पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, क्या बताया था कि उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। एक कुत्ते को उन्होंने पिंजड़े में इस प्रकार से बंद कर दिया। देखिए यहां पर चित्र बनाने के लिए भी बोला गया है, तो आप इस प्रकार से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये कुत्ता हो गया और यहाँ पर पावलोव साहब बैठ करके इसको देख रहे थे। यहाँ पर क्या होता है कि कुत्ते को भोजन दिया जाता है और उसी समय पावलोव एक घंटी बजाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जो कुत्ता था वो भोजन देख करके मुंह से लार टपकाने लगता है। यही एक्टिविटी बार बार दोहराई गई। तो एक समय ऐसा हुआ कि भोजन देने के साथ साथ कुत्ते को ये समझ में आ गया कि घंटी भी बजाई जाती है। तो कुछ समय बाद जब यही एक्टिविटी बार बार दोहराने के बाद भोजन ना दे करके केवल घंटी भी बजाई गई तो भी कुत्ता मुंह से लार टपकाने लगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता हो गया था कि घंटी बजने के साथ मुझे भोजन मिलता ही मिलता है। तो यहां पर देखिए स्टिमुलस मैंने आपको क्या बताया था, उद्दीपक क्या बताया था, जो किसी एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरित करे, जो किसी काम को, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। तो यहां पर स्टिमुलस क्या था, भोजन था, क्योंकि भोजन की वजह से ही तो कुत्ता लार टपका रहा था। और लार टपकाना ये क्या था, रिस्पॉन्स था कुत्ते का, यानी कि वो कुछ एक्शन ले रहा था, भोजन को देख करके लार टपका रहा था, तो यानी प्रतिक्रिया दे रहा था। तो रिस्पॉन्स यहां पर क्या था, लार टपकाना। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ समय बाद जब भोजन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, घंटी से, क्योंकि केवल घंटी बजाने मात्र से वो लार टपकाने लगा था। तो अब स्टिमुलस जो है वो भोजन ना रह करके क्या हो गया, घंटी हो गया। यानी कि एक्चुअल स्टिमुलस तो ये था, एक्चुअल स्टिमुलस भोजन था, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया एक बनावटी स्टिमुलस यानी बनावटी उद्दीपक घंटी से। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसको कोरिलेट कर दिया गया, एसोसिएट कर दिया गया। भोजन को किससे एसोसिएट कर दिया गया, घंटी से एसोसिएट कर दिया गया, इसीलिए इसे संबद्ध प्रतिक्रिया, देखिए ये संबद्ध हो गया, भोजन किससे संबद्ध हो गया, घंटी से, और प्रतिक्रिया तो अभी भी वो कुत्ता लार टपका ही रहा है, इसीलिए इसको पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आपसे बोला गया था कि इसका चित्र भी बनाइए, तो इस प्रकार से आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं और मोटिवेशन के प्रकार भी बताने के लिए बोला गया है, अभिप्रेरणा के प्रकार बताने के लिए। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के बारे में आप लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरक से होता है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरित करता है। जैसे कि आप मोटिवेटेड है इस वीडियो को देखने के लिए, क्यों? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है कि आप डीएलएड की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आपका लक्ष्य क्या है? डीएलएड पास करना अच्छे नंबर से। और इस लक्ष्य के लिए आपको कौन प्रेरित कर रहा है? इस वीडियो को देखने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एक ऐसा प्रेरक जो कि आपको किसी कार्य के प्रति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही हम लोग अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। अभिप्रेरणा के प्रकार हमसे पूछा जा रहा है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में भी दो होता है, पहला मनोदैहिक और दूसरा सामाजिक। मनोदैहिक क्या होता है? तो ऐसा अभिप्रेरणा जो कि जन्मजात बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, काम हो गया, ये सब क्या है? ये जन्मजात होता है। ठीक है, जैसे बच्चा जब जन्म लिया तो उसको बाहर से सीखने की, मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे भूख लगेगी, समाज मुझे सिखाएगा कि भूख लग रही है। नहीं, वो जन्म लेता है तभी से उसके अंदर ये प्रेरणा होती है कि भूख लगेगा तो वो रोएगा ही रोएगा। तो इसीलिए इसे जन्मजात बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? सामाजिक प्रेरणा, यानी कि समाज से जो अर्जित किया जाता है, जैसे कि नेतृत्व की भावना, उसके अलावा प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, ये सब सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रेरणा, यानी कि इंडिविजुअल आप मोटिवेशन कह सकते हैं। इसमें इसके अंतर्गत रुचियां, दृष्टिकोण और नैतिक मूल्य आते हैं। यानी प्रत्येक बच्चे जो है वो अपना नैतिक मूल्य खुद डिसाइड करते हैं। आपने जो नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा उसमें क्या बताया था कि एक अवस्था के बाद बच्चे खुद से अपना नैतिक मूल्य स्वीकार करने लगते हैं। वो समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामाजिक जो पहले से रूढ़िबद्ध विचार चल रहा है उसका भी बच्चा विरोध कर पा रहा है, यानी कि अपने स्तर पर वो नैतिकता अपने से तैयार करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये कौन सा अभिप्रेरणा होता है? ये होता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। इसके बाद से कृत्रिम अभिप्रेरणा भी होता है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका दंड एवं पुरस्कार, सहयोग हो जाएगा, अभिप्रेरणा में परिपक्वता हो जाएगा। ये सब कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्यान व रुचि में क्या संबंध है? एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें आप कक्षा में बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान और रुचि में हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है। तो रुचि यानी बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेंगे उसी के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं, या फिर जिस पर बच्चे ध्यान आकर्षित करते हैं उसी में रुचि लेते हैं। दोनों आप कह सकते हैं, यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि कक्षा में आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, उस एक्टिविटी में बच्चा अगर ध्यान से देख रहा है तो उसमें उसका रुचि उत्पन्न हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई कक्षा में आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बच्चा अगर उसमें रुचि ले रहा है, जिस शिक्षण विधि के माध्यम से, जैसे खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप बता रहे हैं, अगर बच्चा उसमें रुचि लेगा तभी वो ध्यान से सुनेगा या फिर देखेगा आपके द्वारा की जा रही एक्टिविटी को। अगर वो रुचि नहीं लेगा तो उस पर वो ध्यान भी केंद्रित नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ध्यान और रुचि जो है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में, संबंध के बारे में लिख सकते हैं। हमसे बोला गया कि एक ऐसी सूची बनाइए जिससे आप कक्षा में बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए, बच्चे के मानसिक स्तर को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चा उसी काम में रुचि लेगा जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होगा। अभी मैंने आपको बताया पिछले प्रश्नों में कि मान लीजिए बच्चा प्राइमरी स्तर का है, तो आप उसको लेक्चर देकर के चले जाएंगे तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका मेंटल एज अभी ऐसा है कि वह केवल खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सीख सकता है। तो यहाँ पर उचित शिक्षण विधि का चयन जब हम लोग करेंगे तो बच्चे में रुचि उत्पन्न होता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी के बाद बच्चे को थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है, नहीं तो वो बोर होने लगेगा एक ही काम करने के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा बच्चे की सहभागिता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा खुद करेगा तभी वह उसमें रुचि लेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही केवल करे जा रहे हैं और बच्चे केवल देख रहे हैं, तो ये भी बच्चे के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएगा, और जहाँ निगेटिव हुआ बच्चा रुचि नहीं लेगा। तो ये सब कुछ आप पॉइंट सारणी में बना करके लिख सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है। देखिए, अगर एक माता के जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज रहेगा। क्यों रहेगा? उनके माता पिता के द्वारा जो उसमें हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण है वो ट्रांसफर तो हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों को एक ही इन्वायरमेंट मिले। आपने एक मूवी देखी होगी, जुड़वा मूवी, तो दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक को अलग इन्वायरमेंट मिला, दूसरे को अलग इन्वायरमेंट मिला। तो हेरिडिटी तो बिल्कुल समान था, लेकिन इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से दोनों का विकास अलग अलग हुआ। इसीलिए जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नीति ये पैरवी करता है कि प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। यानी कि कोई भी एक मानक करिकुलम डिसाइड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक ही कक्षा में शारीरिक विकार से जूझ रहा बालक है, यानी पैर से विकलांग बालक हो सकता है, कोई कान से ना सुनने वाला बालक हो सकता है, कोई दृष्टिहीन बालक हो सकता है जो देख ना सके। तो उन सब के लिए हमें जरूरत क्या है कि उनकी जरूरतों को पहचाना जाए। ये सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हो गया, तो उनकी जरूरत क्या है कि जो देख नहीं सकता उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाना है, जो सुन नहीं सकता उसको कुछ क्लिप्स दिखा करके या फिर अपने बॉडी एक्टिविटी के माध्यम से बताना है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो तो सुनेगा नहीं क्योंकि उसकी कान में प्रॉब्लम है। तो जब मैं बॉडी एक्टिविटी के माध्यम से उसको बताऊंगा तो एटलीस्ट उसकी आंखें तो ठीक है, वो देख करके चीज़ों को समझ पाएगा, या फिर कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाएंगे, या फिर यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि नीचे कुछ सबटाइटल लिख करके आता है अंग्रेजी में या फिर हिंदी में। तो एटलीस्ट बच्चा उस ऑडियो को नहीं सुन पाएगा, उस वीडियो के ऑडियो को नहीं सुन पाएगा, लेकिन जो टाइटल लिख करके आ रहा है, सबटाइटल लिख करके आ रहा है, उसको तो पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हम उसको मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैर से विकलांग है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉडी का, जो माफ कीजिएगा, जो इंस्टीट्यूट का जो बिल्डिंग है उसे हम लोग उसके लिए सुगम में बना सकते हैं। जैसे कि स्टेयर्स के साथ साथ स्लोप वाले भी स्लोप भी होना चाहिए, ताकि बच्चे का व्हील चेयर उस पर चढ़ करके आसानी से उसकी कक्षा तक पहुंच पाए। तो ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। क्यों? ताकि वह कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम कर पाए। इसके अलावा जो अधिगम विकार होते हैं उससे भी जूझ रहे बालक हो सकते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें क्या था कि जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, वो बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था। तो ये इसे ही बोलते हैं पठन अक्षमता, यानी डिसलेक्सिया। इसके अलावा डिस्कैलकुलिया हो सकता है, यानी कि जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा जो अंकों को पहचानने में अक्षमता होती है उसी को हम लोग डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षमता, यानी बालक कुछ सही से नहीं लिख पा रहा है। तो इन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक बच्चे के लिए करिकुलम अलग अलग तैयार करना होता है, और सभी बच्चे को एक मानक के तौर पर नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, शारीरिक तौर पर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो जो पैर से विकलांग बालक है वो उस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके लिए करिकुलम उसी के हिसाब से तय करना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर के समझाइए। तो स्मृति के बारे में आप लिख सकते हैं कि स्मृति से तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना एवं पहचान करना है कि वे ही भूतकालीन अनुभव है। यानी कि जो चीज़ आपने सीख लिया है वो आपका क्या हो गया? अनुभव हो गया। अब वो अनुभव जो है वो आपके माइंड में जाकर के सेव हो जाता है, जो जीन पियाजे ने स्कीमा टर्म दिया था, यानी कि वो आपके माइंड में एक फोल्डर बना होगा, उसका एक इमेज आपके माइंड में जाकर के सेव हो जाएगा। अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्मृति, यानी कि जो पुराने अनुभव हैं उसको फिर से अपने सचेतन मन में लाना, इसी को बोलते हैं स्मृति। ठीक है, हमसे बोला गया है कि स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर के समझाइए। तो स्मृति के प्रकार में पहला आप लिख सकते हैं तत्कालिक स्मृति। तत्कालिक स्मृति में क्या होता है कि जो हम एक्टिविटी अभी वर्तमान में कर रहे हैं उससे जुड़े हुए बातें उसमें सेव होती हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 5 + 10 + 3 + 15 इतना करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, 15 हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। फिर 15 को 3 में जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 भी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। यहाँ तक हमें 15 मिला था, यहाँ तक 18 मिला था। अब 18 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 33। तो हमारा रिजल्ट 33 फाइनल है, लेकिन ये 15 और 18 बीच में कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें माइंड में, तभी तो स्टोर करके हम इसमें 15 जोड़ रहे थे, 15 स्टोर करके इसमें 3 जोड़ रहे थे। यानी कि जो घटनाएं हमारे माइंड में तत्कालिक कुछ समय के लिए सेव होती हैं उसी को बोलते हैं तत्कालिक स्मृति। ठीक है, दूसरा होता है स्थायी स्मृति। यह किशोरावस्था में विकसित होता है, बड़े होने पर याद रखने की क्षमता स्थायी हो जाती है। जैसे कि बच्चा जब प्राइमरी लेवल का होगा, जब उसकी एज कम होती है तो क्या करता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन किशोरावस्था में जाने के बाद से वो उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक है, इसके बाद से अगला जो प्रकार होता है स्मृति का वो होता है व्यक्तिगत स्मृति। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखता है। यह व्यक्ति के साथ नए अनुभव होते हैं। ठीक है,
अगला होता है अव्यक्तिगत स्मृति। देखिए व्यक्तिगत में क्या होता था कि बच्चा जो अनुभव करेगा वहीं उसको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अव्यक्तिगत में क्या होता है कि जो चीज़ें बच्चा अनुभव नहीं किया है उसको भी याद रखता है। जैसे कि किताब में जो कुछ भी वो पढ़ा हुआ है, जैसे कि इतिहास में उसने कुछ पढ़ा, तो इतिहास में जो कुछ भी पढ़ा उसका वो अनुभव तो किया नहीं है, उस समय वो तो था नहीं, घटित नहीं हुआ उसके सामने, फिर भी वह किताब की बातों को लंबे समय तक याद रखता है। तो इसे बोलते हैं अव्यक्तिगत स्मृति, यानी कि जो चीज़ें बच्चा महसूस नहीं किया है उसको भी याद रखना अव्यक्तिगत स्मृति के अंतर्गत आएगा। इसके बाद से तार्किक स्मृति आता है। इस स्मृति में हम वस्तु के औचित्य पर तर्क वितर्क करके स्मरण करते हैं। इसके अलावा सक्रिय स्मृति भी होती है। सक्रिय स्मृति के अंतर्गत हम पूर्व में प्राप्त अधिगम को स्मरण करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने में बालक को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके अलावा यांत्रिक स्मृति होती है। तो ये सब स्मृति के प्रकार हैं, इन्हीं को आपको लिखना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? भूलने की गति को रोकने के उपाय बताइए। तो भूलना यानी कि विस्मृति इसको बोलते हैं और इसी को अंग्रेजी में फॉरगेटिंग बोलते हैं। तो बच्चे को भूलने से रोकना है तो क्या करना होगा? तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने अपना अभ्यास का नियम बताया था कि किसी भी सीखी गई चीज़ को लंबे समय तक धारण करने के लिए बच्चा तभी कर सकता है जब लगातार उसका अभ्यास करे। जैसे कि मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन सभी सिलेबस को अगर तैयार ना कर रहे या फिर बहुत लंबे समय तक छोड़ दें, अभ्यास ना करें, तो क्या हो जाएगा? आप उन सभी चीज़ों को भूलने लगेंगे। इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा था कि जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा उतना लंबे समय तक उन चीज़ों को धारण करके रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्मृति को की गति को रोकने के लिए हमें एक तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो स्मृति के निवारण के उपाय में पहला आप लिख सकते हैं पाठ की विषय वस्तु, यानी कि जो बच्चे के मानसिक स्तर से होगा, स्तर के बराबर होगा, वहीं पाठ बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर उससे लेवल में ऊपर है तो वो बहुत जल्दी बच्चा भूल जाएगा। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं पाठ की पुनरावृत्ति। यही चीज़ मैं बता रहा था कि बार बार उस चीज़ को रिवीजन किया जाएगा, तब बच्चा लंबे समय तक उसको याद कर सकता है। तीसरा आप लिख सकते हैं पूरे पाठ का स्मरण, यानी कि देखिए कोई एक कॉन्सेप्ट है तो ऐसा नहीं है कि आप आधा कॉन्सेप्ट पढ़ें फिर 2 दिन बाद आधा कॉन्सेप्ट पढ़ें, नहीं, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए। उन चीज़ों को एक बार में अगर आप एक्वायर करेंगे तभी वो चीज़ें लंबे समय तक आपको ध्यान में रहेंगी। इसके अलावा होता है स्मरण करने के नियमों का प्रयोग, यानी कि किस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं चीज़ों को स्मरण करने के लिए। इसके अलावा सस्वर वाचन की बात की जाती है। आप प्राइमरी स्तर में देखते होंगे बच्चे बोल बोल करके कविता या फिर कहानी पढ़ते हैं। क्यों बच्चों को ऐसे किया जाता है? क्योंकि जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो चीज़ें उनके माइंड में सेव होती चली जाती है। ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा होता है विचार साहचर्य के नियमों का पालन, यानी कि जो कुछ भी बच्चे को सिखाना है वो किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट करके जोड़ करके बताया जाता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना चाहिए। जैसे देखिए बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। अब ये ए जो अल्फ़ाबेट है ये बच्चे के लिए नया है, लेकिन प्राइमरी कक्षा 1 में जाएगा तब उसकी एज 6 साल होगी, यानी 6 साल में कभी ना कभी तो वो सेब खाया होगा। तो ये सेब जो है वो मूर्त अवस्था में देखा हुआ है अपने परिवेश में, इसी से कोरिलेट यानी एसोसिएट किया गया ए अल्फ़ाबेट को। तो यही बोला जाता है कि विचार साहचर्य के नियम का पालन, यानी कि जो कुछ भी बच्चे को समझाना है वो किसी से एसोसिएट कर दिया जाएगा, तब बच्चा उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसके अलावा स्मरण यानी कि याद करने के बाद से बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट याद किया दूसरा कॉन्सेप्ट तुरंत लेकर के बैठ गया, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे में भूलने की जो प्रवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके माध्यम से भूलने की गति को रोका जा सकता है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो सांख्यिकी के बारे में आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और निर्वचन की रीतियों का विवेचन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जनगणना 2011 के विभिन्न आंकड़ों को जुटाया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सांख्यिकी में, क्या करते हैं संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन यानी उसे जुटाते हैं। उसके बाद से उसको कैटेगराइज करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त करना है कि महिलाओं की शिक्षा में कितना बढ़ोतरी हुआ है पिछले 10 सालों में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि महिलाओं के आंकड़े को कैटेगराइज करना होगा अलग, उसी को बोलते हैं वर्गीकृत करना। उसके बाद से तुलना करेंगे,
पिछला जो हमारा 2001 में जनगणना हुआ था उससे हम तुलना करेंगे, तभी तो बता सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सांख्यिकी, यानी कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में, अनुसंधान का क्षेत्र कहने का मतलब कि जैसे हम महिलाओं के शिक्षा में हुए बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये अनुसंधान का क्षेत्र हो गया। अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़े, अब जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, डेटा एकत्रित किया गया है, उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और उसके बाद से तुलना करेंगे, तो इसी को हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। अब हमसे पूछा गया है सांख्यिकी के प्रकारों का संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। सांख्यिकी के प्रकारों की अगर बात करें तो देखिए दो प्रकार से सांख्यिकी को वर्गीकृत किया जाता है, पहला आंकड़ों के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तो आंकड़ों के आधार पर पहला होता है प्राचल सांख्यिकी जिसे पैरामेट्रिक स्टैटिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है अप्राचल सांख्यिकी जिसे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर उपयोगिता के आधार पर बात करें तो उपयोगिता के आधार पर पहला होता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, जिसमें वर्णनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसकी सहायता से किसी समूह या वर्ग की प्रकृति या स्वरूप आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है अनुमानिक सांख्यिकी जिसमें हम लोग किसी आंकड़े को लेकर के अनुमान लगाते हैं। तीसरा होता है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी, यानी कि जैसे मान लीजिए 2011 का ही जनगणना है तो उसमें महिलाओं में जिस प्रकार से प्रोग्रेस हुआ या फिर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है 2001 से 2011 में जितना बढ़ गया, अब उसके आधार पर हम लोग एक अनुमान या फिर भविष्य कथन कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में जनसंख्या अगर इसी रेट से बढ़ी तो कितनी जनसंख्या हो सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं, भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। तो इस प्रकार से आप सांख्यिकी का वर्णन और उसके प्रकारों के बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पिछले वर्षों में जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।